ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं अंजलि चैन। खबरों पे बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कसे अधीनस्थों के पेच। कलयुगी पुत्र ने माता पिता को मारपीट कर निकाला घर से बाहर। असहाय बुजुर्ग ने जिला मुख्यालय में लगाई न्याय की गुहार। पड़ोसी मुल्क की हरकतों से भारतीयों को आया गुस्सा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडा जलाकर जताया विरोध। और दीपोत्सव के चलते बाजार ढका। चाइना और जापान की झालरों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते ड्रैगन के छूटे पसीने। अक्टूबर माह के शुरू होते ही मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया है। वहीं देर रात से हुई बूंदाबांदी ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है, जिसके चलते सुबह से ही मौसम में काफी ठंडक है, जिससे मालूम होता है कि शीतलहर जल्दी ही अपनी दस्तक देकर गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर देंगे। बहुत ही अच्छा महसूस लगता है सर्दियाँ बहुत जल्दी आ जाएंगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि बारिश के कारण अक्टूबर के शुरू में ही सर्दी? हाँ, सर्दी के जल्दी आने के चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कपड़े जल्दी निकालने गर्म कपड़े, हाँ ऑफकोर्स जल्दी कपड़े निकालने पड़ेगी। हो रहा है इस वक्त मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं एक्चुअली अब दिल्ली से आ रहा हूँ और एक्सप्रेस वे पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है सुहावना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बारिश पड़ने लगी है तो जल्दी? हाँ, इससे लगता है कि मतलब सर्दी समझ लो अब आ ही गई है। गर्म कपड़े निकालने जी स्टार्ट हो रखी है। सुबह 4 बजे मैं जगा तो सुबह बारिश हो रखी थी और मैं नहाते टाइम मुझे काफ़ी सारी ठंडी फील हुई, तो लगता है बारिश के कपड़े निकालने पड़ेंगे और ठंड के कपड़े भी निकालने पड़ेंगे साथ साथ, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो मौसम ऐसा हो गया कि जो सर्दी का मौसम जो होता है वो आ गया है। तो अब क्या लगता है आपको कि गर्म कपड़े निकालने? हाँ, अब तो लग रहा है कि मतलब 2-4-6 दिन में गर्म कपड़े निकालने ही पड़ेंगे। 1 जनवरी 2015 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवक युवती मतदाता सूची में पंजीकरण करा सकेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान जिलाधिकारी पंकज कुमार ने अधीनस्थों के पेच कसते हुए 15 अक्टूबर से वृहद मतदाता सूची संशोधन अभियान चलाने की बात कही। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने मतदाता अभियान पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए। डीएम पंकज कुमार ने बीएलओ की जिम्मेदारी सुनिश्चित कराते हुए इस कार्य में ढिलाई बरतने पर सख्त कार्यवाही की बात कही। 15 अक्टूबर 2014 से इलेक्शन कमीशन का चुनाव आयोग का पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। सभी बूथों पर 15 अक्टूबर को ड्राफ्ट जो हमारा रोल है उसका पब्लिकेशन है। उसके बाद जो ऐसे हमारे नागरिक हैं जो 1 जनवरी 2015 को 18 वर्ष की आयु पूरा करेंगे, उन्हें अवसर दिया जा रहा है कि अपना नाम निर्वाचन सूची में शामिल करवा लें फॉर्म 6 भरना। आगामी 15 अक्टूबर से अभियान चलाकर 1 जनवरी 2015 को व्यक्त होने वाले नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। इस अभियान को राष्ट्रीय महत्व से जोड़ते हुए डीएम के तेवर अधीनस्थों के प्रति बेहद ही सख्त दिखाई दिए। घर पर कब्जा करने के लिए बूढ़े मां बाप के साथ मारपीट करने वाले बेटे की शिकायत करने जिला मुख्यालय पर पहुंचे बूढ़े मां बाप ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी को पकड़ जेल भेजने की मांग की है, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने आए ये बूढ़े माँ बाप थाना शाहगंज के भोगीपुरा के रहने वाले हैं, जो यहाँ अपने ही बेटे के करतूत से आजीज होकर आए हैं। इनका आरोप है कि इनका बेटा और बहू इनके साथ आए दिन मारपीट करता है और मकान हड़पना चाहता है। कई दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि बेटे ने बूढ़े माँ बाप को इतना मारा कि माँ के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और बाप के पैर में चोट आ गई, जिससे उनका चलना फिरना तक दूभर हो गया। आज बड़ी मुश्किल से वो अपना दर्द वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बयां करने पहुंचे। लड़के ने ऑर्डर दिया अपनी बहू को कि मारो इसको, इसने डंडों से और इससे पैरों से कुचला, इसकी हड्डी क्रैक हो गई। हम थाने गए तो कोई सुनाई नहीं करी, हमारी भगा दिए गए हमको।
अच्छा, सुनवाई नहीं हुई थी थाने नहीं में? हुई थी जब। किन किन ने मारा था आपको, किस चक्कर में मारा? एक लड़का है और लड़के साले बाले सब थे अच्छा, जी। किस बात पर मारा पीटी? मारा था कि या तो हमें घर नाम करवा दो, और घर नाम नहीं कराओगे तो तुम गोली से ख़त्म करवा देंगे, तो अपने बीरियों से ला के साल कह रहा है हम मार देंगे तुम्हें। साले किसके थे आपके? लड़के के। मेरा क्या नाम है बेटा, मारता पीटता बहू सिखाती है और अपने पियर वालों को बुला लेती है। बदमाश टॉप के उनके भाई और बाप हैं। ये कहते हैं कि पुलिस हो क्या दरोगा हो, हमसे नहीं हार जीत पाओगी तो कि हम इनसे भी हम ज़्यादा जवारेंगे। और क्या नाम है, हमें मार को चल के और क्या नाम है आप थाने, हम पहुँचे थाने, तो थाने से पहले हम वो लोग पहुँच चुके थे। आपने इन्होंने हमें इनको बिठा लिया और हमें भगा दिया, हमारी कोई सुनाई नहीं करी। जो थाने पहुँचे हैं तो उल्टा ही थाने ने इनको 151 में बंद कर दिया। सुबह इन्होंने ना ही मजलूमी चिट्ठी दी ना कुछ दिया, उल्टा इनको बंद कर दिया। आज एक हफ्ते परेशान होने के बाद बेचारे अपने घर भी नहीं पहुंच पा रहे, घर पे भी इनको निकाल दिया गया है। आज एसएसपी साहब से आके मिले हैं, एसएसपी साहब ने इनको कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिल्मों में आजकल पुलिस की स्टाइल से प्रभावित हुए सिपाहियों पर उस वक्त गाज गिर पड़ी जब आईजी आगरा ने निरीक्षण के दौरान 2 सिपाहियों को स्टाइल लुक में देखकर नाराजगी जाहिर करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दोनों सिपाहियों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए, जिससे पूरे महकमे में खलबली मच गई। सलमान खान की दबंग और अजय देवगन की फिल्म सिंघम के आने के बाद पुलिस महकमे में कुछ सिपाही और दरोगाओं ने भी अपने आप को दबंग और सिंघम समझ लिया था, लेकिन अब वो पुलिसकर्मी ना तो दबंग बन सकेंगे और ना ही सिंघम। ताजनगरी आगरा में पर्यटन थाने में तैनात तो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन सिपाहियों को सस्पेंड इनकी स्टाइल वर्दी की वजह से किया गया है। आईजी जोन आगरा सुनील गुप्ता राउंड पर थे तो पर्यटन पुलिस के कांस्टेबल्स मनीष सोलंकी और भूपेंद्र सिंह ने बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में यूनिफॉर्म पहनी हुई है। इनमें से एक कांस्टेबल ने डार्क गॉगल्स पहने थे, जबकि दूसरे ने इतनी टाइट पैंट पहनी हुई थी जो कि कंफर्टेबल ही नहीं थी। यही नहीं, उन्होंने वर्दी के हिसाब से सही टोपी भी नहीं पहनी हुई थी। एसएसपी शलम माथुर को जब इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने दोनों कांस्टेबल्स को अनुशासनहीनता, आदेशों का पालन न करने और पुलिस यूनिफॉर्म सही ढंग से न पहनने पर सस्पेंड कर दिया, जबकि 14 को बहुत अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म पहनने के लिए सराहा गया। यूनिफॉर्म को लेकर अधिकारी सख्त हैं, अब कोई पुलिसकर्मी बॉलीवुड का पुलिस वाला नहीं बन पाएगा। नियमित रूप से इस चीज़ की चेकिंग कराई जा रही है कि जो भी पुलिस के कर्मचारी हैं, कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक सभी लोग जो हैं निर्धारित मानक के हिसाब से वर्दी वगैरह का धारण करें। और इन 2 कांस्टेबल्स को जो सस्पेंड किया गया था, इनके बारे में ये था कि इन्होंने वर्दी भी मानक के हिसाब से नहीं पहन रखी थी, शर्ट के बटन भी खुले हुए थे, जूते भी जो थे वो प्रॉपर नहीं थे। इसको जब चेक किया गया, क्योंकि निरंतर रूप से इसके बारे में बताया जा रहा है, तो इसकी क्योंकि ये पुलिस रेगुलेशन का जो है सभी को पालन करना है, उसके परिप्रेक्ष्य में इन 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया था। कुछ सिपाहियों को जो है आदेश कक्ष के अंदर जो प्रक्रिया होती है उसके तहत भी ऑर्डरली रूम के अंदर भी उन लोगों को जो है किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा करीबन 14 सिपाही ऐसे थे जिनका टर्नआउट बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का था, बहुत ही अच्छा टर्नआउट था, तो उन सिपाहियों को जो है गुड एंट्री जो उत्तम प्रविष्टि होती है वो भी दी गई। आगरा के उपभोक्ताओं को स्वस्थ केबल नेटवर्क प्रसारण सुविधा देने के लिए केबल ऑपरेटर्स की आपातकालीन बैठक हैथवे एमएसओ कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में प्रसारण संबंधी कई अहम विषयों पर एमएसओ और ऑपरेटर्स के बीच सहमति बनी। हैथवे को आगरा का नंबर 1 केबल नेटवर्क बनाने के लिए केबल ऑपरेटर्स ने हर संभव सहयोग का वायदा किया। डिजिटलीकरण के युग में क्रांति लाने वाली हैथवे केबल नेटवर्क केबल टीवी उपभोक्ताओं को स्वस्थ मनोरंजन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए केबल ऑपरेटर्स की बैठक एमएसओ हैथवे कार्यालय पर संपन्न हुई। शहर भर के सम्मानीय केबल ऑपरेटर्स ने फील्ड में आने वाली समस्याओं से एमएसओ को अवगत कराया। हैथवे केबल नेटवर्क के डिस्ट्रीब्यूटर और एमएसओ एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन सिंह जी ने ऑपरेटर्स को समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। अब धीरे धीरे केबल टीवी आम आदमी के लिए जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। पिछले कुछ समय से केबल टीवी को लेकर जो इसका ट्रेंड जब से डिजिटाइजेशन हुआ है, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो नए नियम कायदे आए थे वो आम दर्शक तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसके लिए हैथवे चूँकि नंबर 1 कंपनी है पूरे देश की, अग्रणी कंपनी है, वो हमेशा से एक दोस्ताना माहौल उसने अपने केबल ऑपरेटरों के थ्रू
अपने दर्शकों से बनाया है। तो उसी श्रृंखला में एक हमने यहाँ पर एक बैठक ऐसे ने अपने केबल भाई जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर भाई उनको लेकर यहाँ बुलाई थी ताकि अपनी नीतियाँ आगामी समय में किस तरह से काम करना है उस पर डिस्कशन किया जा सके। इसमें बेसिकली दो मुद्दे थे, एक तो ऑपरेटर को ग्राहकों से सही समय पे पैसे न मिले, दूसरा ऑपरेटर भी चाहते हैं कि ग्राहकों को अच्छी सर्विस दें। तो मैं तो सारे के माध्यम से ग्राहकों से यही कहूँगा वो अपने केबल ऑपरेटर को समय पे पैसे का भुगतान करें, और केबल बंधुओं से मैंने यही कहूँगा कि आप कस्टमर को बिना रुकी सर्विस, अच्छी सर्विस। बीते दिनों जिला प्रशासन के समक्ष ऑपरेटर्स और एमएसओ के बीच हुई सहमति पर चर्चा करते हुए केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सहयोग की बात कही। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक भारती ने हैथवे की बेहतरीन सेवाओं की तारीफ करते हुए इसे आगरा का नंबर 1 केबल नेटवर्क बनाने पर सहमति जताई। ताजनगरी में डिजिटल क्रांति का श्री गणेश करने वाली हैथवे केबल नेटवर्क उपभोक्ताओं की समस्याओं को सदैव प्राथमिकता देती है। हैथवे के बैनर तले आज मीटिंग बुलाई थी, सभी ऑपरेटर्स आए थे। हैथवे की जो जेन्युइन समस्या है ग्राउंड पर आ रही है हम लोगों ने अपनी समस्या को रखा। आज की मीटिंग से भाई पवन सिंह ने जिस तरह से कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में बताया है ये हम सबके हित में है और अल्टीमेटली दर्शकों के भी हित में है। दर्शक भी जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं। मीटिंग बहुत अच्छी रही और गेट टुगेदर पार्टी से बहुत सारी समस्याएं थी जो सबने अपने तरीके से रखी, उन समस्याओं को निकालने की भी तैयारी चल रही है। बैठक के बाद केबल ऑपरेटर बंधुओं ने हर्ष जताते हुए उपभोक्ताओं के हित के फैसले की बात कही। एमएसओ एसोसिएशन प्रेसिडेंट पवन सिंह जी ने ऑपरेटर्स का आभार जताते हुए सभी समस्याओं से मिलकर निपटने की बात कही। शहर के बड़े ऑपरेटर अनिल भार्गव ने हैथवे के इस प्रयास की सराहना करते हुए इस बैठक के दूरगामी परिणाम आने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर hathwaycable.com के अभिमन्यु सिंह, संतोष गुप्ता, दिलीप सिंह, शैलेंद्र शर्मा व मनोज सिंह भी मौजूद रहे। सूबे के निजाम की महत्वाकांक्षा योजना ताज प्रोजेक्ट के पूरा होने में आड़े आ रही है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही, अनदेखी, मुख्यमंत्री के इस सपने को साकार करने में अभी कितना और समय लगेगा, इस रफ्तार को देखते हुए ये कहना जरा सा मुश्किल लगता है। प्रदेश सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ने एक सपना बुना था जिसका नाम था ताज प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में ताजमहल के आसपास के 500 मीटर के दायरे का विकास कार्य होना था जिसमें करीब 160 करोड़ रुपए की लागत आनी थी। शुरुआत में तो ताज प्रोजेक्ट का काम बेहद जोर शोर से चला, लेकिन आज इस सपने की हवा से निकलती मालूम हो रही है। प्रदेश सरकार के मुखिया अखिलेश यादव की योजना के मुताबिक इस काम को 2016 तक पूरा हो जाना है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के विकास की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है, जिससे सही समय पर प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद कम है। प्रोजेक्ट की गति जो है इतनी धीमी है और मैं सहमत हूँ। अमृत अभिजात जो महानिदेशक उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अब तक ये जो बनाया जा रहा है इस काम में कम से कम 1 महीना पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। उसका कारण सिर्फ ये है कि बिल्कुल गति को बड़े आराम से इस काम को किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये लगभग जो है 2018-2019 तक जाएगा काम, जबकि इस काम को पूरा 2016 तक में पूरा हो जाना चाहिए था। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि इस रफ्तार से ताजगंज प्रोजेक्ट सही समय पर पूरा हो पाएगा या नहीं। संबंधित विभाग को चाहिए कि काम की रफ्तार में वो तेजी लाए, जिससे कि समय रहते प्रदेश के मुखिया का ये सपना साकार हो जाए। बेटियों की शिक्षा में सरकारी सहायता के दावों की दरकिनार कर अंबेडकर विश्वविद्यालय ने सैकड़ों बालिकाओं को परीक्षा से वंचित कर दिया है। अनुसूचित जाति के सैकड़ों पीड़ित छात्राओं ने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरना देकर शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग की। मांग पूरी न होने पर 15 अक्टूबर से छात्राएं विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगी। एक और प्रदेश सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिए बड़े बड़े दावे भरती है, तो दूसरी ओर शुल्क प्रतिपूर्ति न मिलने पर सैकड़ों छात्राओं को विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा से वंचित कर दिया है। विश्वविद्यालय परिसर में खड़ी ये छात्राएं अनुसूचित जाति जनजाति की हैं। संतराम कृष्ण कन्या महाविद्यालय और रामेश्वरी कॉलेज की बीएड छात्राएं परीक्षा फॉर्म न भरने की वजह से बेहद ही परेशान हैं। छात्राओं का आरोप है कि समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उनका नाम प्रदर्शित हो रहा है, जबकि उनके बैंक खाते में आज तक धनराशि स्थानांतरित नहीं हुई है। तो समस्या ये है कि स्कॉलरशिप नहीं आया है, इस वजह से मैं एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जा रहा है।
अन्यथा बोली जा रही है यदि भरना है तो 5,000 रुपये दीजिए जब फॉर्म भर लीजिए। समस्या सबसे बड़ी विकराल समस्या ये है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 17/13/14 का 18 करोड़ 77 लाख रुपए 31 मार्च को वापस कर दिया गया शासन को, जबकि वो पैसा छात्र छात्राओं के खाते में ट्रांसफर करना चाहिए था। समाज कल्याण विभाग की गलती के कारण छात्र छात्राओं को परेशान होना पड़ रहा है। कौन से कॉलेज से आप? संत रामकृष्ण कन्या। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है, हमें कॉलेज से कोई परेशानी नहीं है। कॉलेज में सिर्फ ये कहा गया है कि आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है तो आपको फॉर्म नहीं भराए जाएंगे और आपको पूरी फीस देनी चाहिए। परीक्षा फॉर्म न भरने की वजह से बीएड की इन छात्राओं को भविष्य की चिंता सताने लगी है। पीड़ित छात्राओं ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर जल्द शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग की है। 2 दिन में समस्या का समाधान न होने पर पीड़ित छात्राओं ने 15 अक्टूबर से विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। फिलहाल छात्राओं की समस्या ने प्रदेश सरकार की बेटियां पढ़ाओ नीति की कलाई खोल कर रख दी है। पीड़ित छात्राओं के समर्थन में अनुसूचित जाति कल्याण एसोसिएशन भी खोलकर सामने आ गई है। लोहारगली अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग भी हरकत में आ गया है, जिसके बाद विभाग ने अपने शहर में रिहायशी इलाकों के साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर भी नजर तेज कर दी है। साथ ही फाइटर उपकरण न होने पर सख्त कार्यवाही करने की बात कही। जल्दी ही विभाग अपनी एक टीम बनाकर ऐसे स्थानों को चिन्हित कर कार्यवाही को अंजाम देगा। लोहारगली अग्निकांड में बर्बादी का वो मंजर आज भी दुकानदारों की नज़रों के सामने ताज़ा है। ऐसा कोई हादसा फिर न हो, इसके लिए अग्निशमन विभाग ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद विभाग के निशाने पर शहर के रिहायशी इलाकों के साथ बड़े बड़े बिल्डर्स द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स भी निशाने पर हैं, जहां एक बार एनओसी लेने के बाद सभी सुरक्षा उपकरणों को अनदेखा किया जाता है और हादसे हो जाते हैं, जिसमें कभी आर्थिक तो कभी जान माल का नुकसान भी होता है। ऐसे हादसों से बचने के लिए विभाग ने अब इस ओर सख्ती दिखाते हुए एक विशेष टीम बनाने की बात कही है, जो शहर में जगह जगह जाकर अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच करेगी। एक बार उपकरणों को दुरुस्त कराए जाने का समय भी दिया जाएगा। बावजूद इसके अगर फिर भी लापरवाही पाई जाती है तो विभाग इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बिल्डर बिल्डिंग बना करके रेजिडेंशियल सोसाइटी को हैंडओवर कर देता है। उस रेजिडेंशियल सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसमें जो भी वर्किंग के सिस्टम है उसको वो मेंटेन करे। जैसे लिफ्ट अगर ख़राब होती है तो लिफ्ट 2 घंटे में बन जाती है, पानी का सिस्टम ख़राब होता है तो 2-4 घंटे में बन के तैयार हो जाता है। लेकिन उन्हीं बिल्डिंगों में अगर चेक कराया जाए तो फायर फाइटिंग का सिस्टम ख़राब पड़ा है, लेकिन कोई उसके लिए बॉदर नहीं करता, जबकि हर आदमी उसको देख रहा है। सीएफओ से वाटर टैंक्स के बाबत पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि वो निगम के साथ मिलकर हर माह के पहले सप्ताह में इन सभी वाटर टैंक्स का निरीक्षण भी करेंगे, ताकि आग लगने की स्थिति में इनका प्रयोग किया जा सके और हादसे की भयावहता को कम किया जा सके। साथ ही लोगों को भी एक मैसेज जाएगा कि हर माह जाँच होने के कारण अधिकारी आते हैं, जिससे वो भी जागरूक होंगे और सहयोग करेंगे। हम अभी इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वाटर टैंक जो हैं वो चालू हालत में हो जाएं। उसके बाद हर महीने के पहले सप्ताह में हम नगर निगम से, जल संस्थान से अपेक्षा करेंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे फायर ब्रिगेड के कुछ अधिकारी कर्मचारी हों, नगर निगम के हों, जल संस्थान के हों, वो सामूहिक रूप से फर्स्ट वीक में जितने भी हर महीने के प्रथम सप्ताह में जितने भी टैंक हैं उसका संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाए। गौरतलब है कि आग की घटनाओं में घर या दुकान के साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी आग को काबू करने के उपकरण नहीं होते, जो घटना को बड़ा बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि फतेहाबाद रोड पर 2 दिन पहले आग की घटना में ये बात सामने आई, जहां एक फ्लैट में आग लग जाने के बाद परिवार तो बच गया, लेकिन घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अगर विभाग ने अपनी योजना को अमली जामा पहना दिया तो शायद आग की घटनाओं में कमी आएगी और लोगों को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। ताज न्यूज के सब बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा।
वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom. Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562264017, 8057906100. कार में जी देखो आप देख सकते हैं स्पेशियस इन से इनका इंटीरियर डुअल टोन इंटीरियर है, इसका स्पेशियस है और काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है। अपना राइडिंग पोजीशन इसकी अच्छी है, लॉन्ग है। जैसे मेरी हाइट के हिसाब से कार तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छी पसंद आई, तो इसलिए मैं कार परचेज की। डेटसन अभी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है निसान का, और डेटसन जहाँ तक आप खूबियों की बात कर रहे थे, डेटसन में बहुत सारी खूबियाँ हैं। डेटसन का जो इंजन है 1200 सीसी का 1200 सीसी काफ़ी पावरफुल इंजन है। डेटसन का जो इंटीरियर स्पेस है काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर स्पेस है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर जैसे कंपटीशन की बात करें, जैसे जो इसके डेटसन के सेगमेंट में मॉडल्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा इंटीरियर स्पेस है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा। 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा। और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562242554। हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है। इस कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज, एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें।
पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, ADA हाइट, क्रॉसिंग ताजनगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। दीपावली महोत्सव से कई स्थानों पर आग की घटनाएं हो जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन विभाग ने दीपावली को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि किसी भी स्थिति में कोई भी घटना हो उस पर भयावह होने से पहले ही काबू पाया जा सके। इसके लिए विभाग ने पूरे सप्ताह जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात कही, ताकि लोगों के सहयोग से ऐसे हादसों को रोका जा सके। साथ ही विभाग ने टोरेंट से सहयोग की अपील करते हुए अपनी कार्य प्रणाली में सुधार को एक पत्र भी लिखा, यहाँ फैले तारों को व्यवस्थित किया जा सके। एक छोटी सी चिंगारी कब शोला बन जाए कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए विभाग ने दीपावली और लोहारगली के हादसे को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए अग्निशमन विभाग ने अपना जागरूकता अभियान भी चलाया हुआ है, जो 20 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसमें लोगों को आग से बचाव के उपाय और सहयोग की अपील की जाएगी। CFO अभय भान पांडे ने बताया कि लोग फायर टेंडर्स को देखकर भी रास्ता नहीं देते, इसलिए हमारा ध्यान इन दिनों व्यस्ततम बाजारों और घनी बस्तियों पर है, जहां फायर टेंडर्स का पहुंच पाना आसान नहीं होता। अगर जरा सी देर हो जाए तो घटना को बड़ा होने में भी समय नहीं लगता। अभी जो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो बाज़ार हैं, उसमें हमने कल से अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और जनता को हमारा मुख्य उद्देश्य अवेयर करने का है कि क्या वो ऐसे उपाय करें जिससे अग्निकांड ना हो। यदि किसी परिस्थिति में हो जाता है तो प्रथम उनका क्या उत्तरदायित्व होगा, इसके बारे में अभी हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। दिवाली तक ये हमारा चलेगा, 20 तारीख तक। दूसरा हमारा सहयोग की जो हम जनता से अपेक्षा कर रहे हैं वो ये है कि जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकले तो कम से कम निकलने के लिए उसको प्रॉपर रास्ता देना। इतना ही नहीं, चीफ फायर अधिकारी अभय भान पांडे भी टोरेंट की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट नजर आए। उनका कहना था कि दुर्घटना होने पर टोरेंट तत्परता नहीं दिखाती, बार बार फोन पर सूचना देने के बाद भी सुनवाई नहीं होती और हादसा बढ़ता जाता है। अगर टोरेंट भी अपनी जिम्मेदारी समझे तो कई मामलों में हादसा होने से पहले ही इसे रोका जा सकता है। इसलिए टोरेंट के अधिकारियों के साथ भी एक वार्ता की जाएगी और उनसे सहयोग की अपील की जाएगी, ताकि मिलकर हालातों से निपटा जा सके। नहीं, इस संबंध में उनसे वार्ता की जाएगी। कई बार ऐसा हुआ भी है कि आग लगने की सूचना दी गई लेकिन उनका रिस्पांस थोड़ा स्लो रहा है, तो इस संबंध में उनसे वार्ता की जाएगी और उसको प्रॉम्प्ट किया जाएगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि भाई अभी वो जितना जो भी अपेक्षित सहयोग है वो हमको प्रदान करें। इस संबंध में उनसे वार्ता कर लीजिए। गौरतलब है कि लोहारगली में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया था। बावजूद इसके आज तक घनी आबादी और व्यस्ततम बाजारों में टोरेंट पावर के बिजली के तार अस्त व्यस्त तरीके से लटके हैं। बहरहाल टोरेंट से वार्ता करने के बाद अग्निशमन विभाग को कितना और किस तरह का सहयोग मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत दरों में बढ़ोतरी का चौतरफा विरोध होने लगा है। भाजपा नेताओं ने जनता के साथ सपा सरकार की साजिश बताते हुए इस मुद्दे पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। हाल ही में विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों में 12% से अधिक वृद्धि की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में विद्युत दरों में 12% बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर भाजपा नेताओं ने रोष व्यक्त करते हुए इसे जन विरोधी आदेश बताया है। भाजपा नेता राजकुमार चाहर के मुताबिक सपा सरकार ने चुनाव से पहले किसान और गरीबों को मुफ्त बिजली का वायदा किया था। अब सपा सरकार विद्युत दरों में बढ़ोतरी कर जनता को आंदोलन के लिए विवश कर रही है। किसान नेता के मुताबिक 1-2 देहात क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब है। ऐसी स्थिति में विद्युत दरों में बढ़ोतरी करना उपभोक्ताओं का सरेआम उत्पीड़न है।
भाजपा जल्द ही इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। देखिए, हम तो उम्मीद ये लगाए बैठे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा था कि हम गरीबों को बिजली फ्री देंगे, तो हमें उम्मीद ये थी कि शायद ये लोग किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, छोटे वर्ग के लोगों की जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, उनको बिजली से राहत देंगे। एक तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि बिजली तो आती नहीं है, उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। शहरों की हालत इतनी ख़राब है तो गांव की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ तो 4 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलती, वो भी कई टुकड़ों में। तो ऊपर से बिजली के बिल और बढ़ा देना, ये तो बहुत खतरनाक है। ये आम आदमी की कमर तोड़ देगा और गरीब आदमी तो बेचारा तिल मिला गया है, क्योंकि वैसे ही सूखे के हालात हैं, फसल हुई नहीं है लोगों की, ग्रामीण आदमी कर्जदार है, तो उसके पास ये स्थिति नहीं है कि वो बिजली के बिल अदा कर सके। तो ये निंदनीय है और इसके खिलाफ जनता को खड़ा होना चाहिए और हम लोग इसके खिलाफ जो भी हम पे बने काम करें। जिला अस्पताल में बीमारी का इलाज कराना किसी मुसीबत से कम नहीं है। यहाँ पर्चा बनवाने से लेकर चिकित्सक को दिखाने और फिर दवा लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। हैरत की बात तो यह है कि बुजुर्ग और महिलाओं के साथ गंभीर रोग से पीड़ित भी कतारों में खड़े रहते हैं। सस्ता और सुलभ इलाज के दावे जिला अस्पताल में बेमानी साबित होते दिखते हैं। यहाँ आने वाले मरीजों को पर्चा बनवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। घंटों इंतजार के बाद पर्चा बनने पर डॉक्टर को दिखाने के लिए फिर से लाइन लगानी पड़ती है। इसके बाद भी दवाएं लेने के लिए जूझना पड़ता है। हैरत की बात तो ये है कि यहाँ लाइनों में सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ महिलाओं को भी लगना पड़ता है। गंभीर रोग से पीड़ित मरीज के लिए अस्पताल प्रशासन ने अलग से कोई इंतजाम नहीं किए हैं। कई बार तो बुजुर्ग मरीजों को हार थक कर बिना इलाज के ही बैरंग लौटना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही से प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की कलई खुलती दिखाई देती है। 1 रुपए के पर्चे पर स्वास्थ्य परीक्षण के साथ दवाएं मिलना जिला अस्पताल में बेहद मुश्किल है। लाइन के परेशानी होती है। कितनी देर लाइन में लगना पड़ता है? आधे घंटा पर्चा बनवाने के लिए। हम लगातार आपको टोरेंट की लापरवाही की जानकारी देते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज देखिए कि किस तरह से ताज परिसर में बिजली के खुले तार इतने नीचे आ रहे थे कि बच कर निकलने के बाद भी राहगीरों को अपनी जान का खतरा सता रहा है। इसे आप टोरेंट की लापरवाही कहेंगे या फिर कुछ और। वहीं क्षेत्रीय निवासियों ने कई बार इसकी शिकायत विभाग में भी की, लेकिन नतीजा ढाक की 3 पात। ये नज़ारा है ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास का, जहां टोरेंट की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। ये बिजली के तार जिनमें न जाने कितने ही वोल्ट का करंट दौड़ रहा है, ये तार नीचे की ओर झुकते जा रहे हैं, जो कि टोरेंट की लापरवाही को साफ दर्शा रहा है। इन तारों की ऊंचाई अब मुश्किल से 7 फुट ऊंची होगी। इसका कारण जब क्षेत्रीय लोगों से पूछा गया तो पता चला कि इन तारों पर कई महीनों पहले एक पेड़ की डाली गिर गई थी, जिसके बाद ये तार झुककर नीचे की ओर आ गए हैं। वहीं इसकी शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने टोरेंट के अधिकारियों से की तो उनके कानों पर तो जूं तक नहीं रहेंगी। ये बिजली के तार जो लगे हैं इसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन टोरेंट के कान पे जूं नहीं लग रही है, ना ही प्रशासन का किसी का इस पर ध्यान है। मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीर है ताजमहल की सुरक्षा को लेकर के। बिजली के तारों पर फर्क ये है कि पहले से वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं और यहाँ से ऊँट गाड़ी वगैरह काफ़ी निकलती है, तो हो सकता है कभी कोई भी बड़ा हादसा होने की उम्मीद है, संभावना भी है। इन बिजली के तारों से क्षेत्रीय लोगों में खासी दहशत है, क्योंकि तारों की ऊंचाई कम होने की वजह से इन तारों के कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा आए दिन यहाँ से पर्यटकों से भरी घोड़ा गाड़ी और ऊँट गाड़ी निकलती रहती हैं। अब देखना यह है कि टोरेंट के अधिकारी इन तारों को कब तक सही करवाते हैं, या फिर टोरेंट के अधिकारी अपनी कुर्सियों पर बैठकर किसी बड़ी दुर्घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना द्वारा भारतीय सीमा पर लगातार की जा रही गोलीबारी का विरोध जताने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव ने नेतृत्व में संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पर पाकिस्तान का झंडा जलाया गया और पाकिस्तान की इस करतूत का करारा जवाब देने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई। मंसूबे को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, कट्टर हिंदुस्तानी हैं, और इसका जवाब इन लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देना हम हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। जिस तरीके से आए दिन की इन लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी है पाकिस्तान के लोगों ने, मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इन्होंने अपनी गोलीबारी बंद नहीं की तो इनका वो असर करेगा हिंदुस्तान कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। पहले तो हम भारतीय हैं, भारत की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं। आज पाकिस्तान जो अपने गंदे मंसूबे जो कुछ कामयाब करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने गंदे मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। वो अगर हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसका जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। ताज न्यूज़ के सब बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा।
वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom. Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562264017, 8057906100. कार में जी देखो आप देख सकते हैं स्पेशियस इनर से इनका इंटीरियर डुअल टोन इंटीरियर है, इसका स्पेशियस है और काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है। अपना राइडिंग पोजीशन इसकी अच्छी है, लॉन्ग है। जैसे मेरी हाइट के हिसाब से कार तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छी पसंद आई, तो इसलिए हमने कार परचेज की। डेटसन अभी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है निसान का, और डेटसन जहाँ तक आप खूबियों की बात कर रहे थे, डेटसन में बहुत सारी खूबियाँ हैं। डेटसन का जो इंजन है 1200 सीसी का 1200 सीसी काफ़ी पावरफुल इंजन है। डेटसन का जो इंटीरियर स्पेस है काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर स्पेस है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर जैसे कंपटीशन की बात करें, जैसे जो इसके डेटसन के सेगमेंट में मॉडल्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा इंटीरियर स्पेस है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरेंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा। 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा। और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562242554। हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये जो हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है। इस कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज, एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें।
पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टी, शॉप नंबर 56, सोपुडा रोड, ADA हाइट, क्रॉसिंग ताजनगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है तो बाजारों में एक बार फिर से ड्रैगन ने अपना कब्जा जमा लिया है। बाजारों में जहां तक नजर जाती है चाइना की बनी फैंसी लाइटों की चकाचौंध दिख रही है, लेकिन इस बार ड्रैगन को मात देने बाजार में जापान भी आ गया है, जिसकी बढ़ती मांग को देख ड्रैगन भी परेशान है। जमाना आगे निकल चुका है, हर बाजार में नई नई तकनीकें देखने को मिलती हैं। जहां हर बार दिवाली के त्यौहार पर बाजारों में चाइना की बनी फैंसी लाइट्स का कब्जा रहता था, वहीं इस बार चाइना को मात देने के लिए जापान मैदान में उतर आया है। दुकानदारों का कहना है कि जापान की लाइट्स चीन की लाइट से बेहतर हैं। वहीं जापान ने चाइना के मुकाबले कम कीमत वाली लाइट्स और अधिक आकर्षक वाली लाइटें बाजार में उतारी हैं। वहीं अगर चीन और जापान की बात करें तो इस वक्त बाजार में चाइना की बनी लाइटों की अपेक्षा जापान की बनी लाइटों की ज्यादा डिमांड है। जापान ने कई तरह की आकर्षक लाइटें बाजार में उतारी हैं, जैसे लाइट वाला पेड़, ताली से रंग बदलने वाली लाइट, जो कि लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। बार चाइना के साथ जापान ने भी इस चाइना का मतलब कूद गया है झालरों में, तो कंपटीशन दोनों बहुत कर रहा है चाइना और जापान के अंदर। पर जापान की झालरों में उनकी वैरायटी बहुत अच्छी है, उनकी वायरिंग बहुत अच्छी है और ड्यूरेबल भी है उनकी झालरों। अच्छा, जैसा कि पहले दीपावली के त्यौहार पे दीपक जलाते थे लोग, अब इन चाइना की झालरों का लाइटों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? अब ऐसा है ना, दीपक घंटे आधे घंटे जला के बुझ जाता है, तो आदमी सोचता है 100 रुपये की झालरें 5 आ रही हैं, अपने घर पर टांगता है, 5 दिन चलाता है, इसलिए इन झालरों की डिमांड बहुत है। बाजार में इस तरह एक से एक बढ़कर वैरायटी अच्छी अच्छी आई हुई हैं, जो कि ग्राहकों का मन लुभा रही हैं और काफ़ी आनंद आ रहा है उनको बेचने में हमको, जिससे कि हमारी सेल बढ़ी है। बाकी ग्राहक पे प्रभाव हुआ है इसका, दिवाली अच्छी जा रही है, ऐसी कोई सब मतलब सही है बात। बात की जाए अगर पिछले साल की रेटों की और इस बार की रेटों में, तो क्या अंतर है? इस साल रेटों में थोड़ी सी बढ़ोतरी है, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ोतरी की गई उस हिसाब से माल भी थोड़ा अच्छा है, जो ग्राहक के मन को भा रहा है अच्छी तरीके से, जिससे ग्राहक संतुष्ट हो रहा है कि हाँ भाई हमने कुछ चीज़ ली तो पैसे वसूल हुए हमको उसके। पहले दीपावली के त्योहार पर मिट्टी से बने दीपक जलाए जाते थे, पर आज उनकी जगह इन लाइटों ने ले ली है, जिसने आज मिट्टी के दीपक बनाने वाले गरीब कुम्हारों से उनका रोजगार छीन लिया है। यूँ तो त्योहार रोशनी का है, उजाले का है, फिर चाहे वो रोशनी दियों की हो या फिर चाइना या जापान की लाइट्स की। हर घर रोशन रहे, ऐसी कामना ताज न्यूज परिवार सभी के लिए करता है। वर्षों से राज्य सरकार और नगर निगम की देखरेख में खाली पड़ी नगला पदी की खसरा नंबर 15/6 की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप लग रहे हैं। शमशान घाट संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का आरोप है कि अंग्रेजी शासन से शमशान घाट के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली जमीन पर कई राजनीतिक दल कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। शहर भर में हो रही भूमाफियाओं की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही कुछ कहना है शमशान घाट संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का, जिन्होंने सदर तहसील मौजा नगलापदी खसरा संख्या नंबर 15/6 की जमीन पर अवैध तौर पर राजनीतिक दलों के सदस्यों पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। समिति पदाधिकारियों की माने तो अंग्रेजी शासन के समय से बतौर शमशान घाट के रूप में इस्तेमाल में आ रही भूमि पर कब्जे के दौरान कई कब्र भी तोड़ी जा चुकी हैं। कुछ लोग वहाँ पर सैफई के आए हुए हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, और उसमें जो सैफई का नाम लेते हैं उनमें कुछ नाम भी खोले गए हैं। अमरपाल यादव है और दूसरा शिवाजी यादव और तुम्हारे सुनील वर्मा, ये सारे लोग हैं जो हैं वहाँ पे। हम ये चाहते हैं सरकारी ज़मीन सरकारी रहे थे, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके दरवाजे बंद न होने चाहिए, और शमशान घाट की स्थिति है शमशान घाट ही रहे वहाँ पर। और जांच में स्पष्ट पुष्टि की गई है कि हाँ ये वर्षों पुराना शमशान घाट है, इस पर अनेक समाधियाँ बनी हुई हैं और सरकारी ज़मीन है। उसके बावजूद ही जिला प्रशासन आंखें बंद करके और ज़मीन और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करा रहे।
लंबे समय से राज्य सरकार एवं नगर निगम की देखरेख में शमशान घाट के रूप में इस्तेमाल हो रही करीब 17 बीघा भूमि पर राजनेताओं द्वारा दबंगई के बल पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर शमशान घाट संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से मौजूदा भूमि को उसके अपने पुराने इस्तेमाल में ही रखने की गुहार लगाई है। आगरा शहर की ऐतिहासिक इमारतें भले ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो और एएसआई बिहार सुविधा पर्यटकों को देने में लाख दावे करे, पर शाहजहां पार्क का नौका विहार इन पर्यटकों को अपनी ओर खींचने में थोड़ा पीछे रह गया है। ताज न्यूज की इस रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने शाहजहां पार्क में नौका विहार शुरू करवाया था, लेकिन आज पर्यटक नौका विहार तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि शाहजहां पार्क के मुख्य द्वार से नौका झील तक की दूरी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब पर्यटक झील तक पहुंचता है तो वो काफ़ी थक चुका होता है और वो झील में नौका नहीं चला पाता। इस सब को देखते हुए नौका विहार के ठेकेदार ने डीएम साहब से गुहार लगाई है कि गोल्फ ग्राउंड के पास से झील के लिए रास्ता बना दिया जाए, जहां से झील की दूरी बेहद कम है। साथ ही अगर रास्ता गोल्फ ग्राउंड के पास से होगा तो यहाँ पार्किंग की उत्तम व्यवस्था भी की जा सकती है और पर्यटक भी झील तक आते आते थकेगा नहीं। ऐसा है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है मिलने का, तो इसलिए पर्यटक बहुत कम आते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि डीएम साहब इस अर्जी को मंजूरी देते हैं या नहीं, या फिर पर्यटक इस नौका विहार के आनंद से यूं ही वंचित रहेगा, क्योंकि इतनी दूरी तय करने के बाद नौका विहार का आनंद ले पाना जरा मुश्किल सा ही मालूम होता है। आगामी 21 से 25 अक्टूबर तक जीत सिंह स्टेडियम में दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा। सोशल चिल्ड्रंस की सहायतार्थ लगने वाले इस मेले में आर्मी के साथ आगरा शहर के लोग भी भाग ले सकेंगे। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान आशा आर्मी स्कूल प्रबंधक ने दी। मैं 21 तारीख से 25 तारीख अक्टूबर में इसका आयोजन किया जा रहा है। करीब क्या क्या रहेगा, किस तरह की स्टाफ रहेंगे मेले में? इस बार हमने पैरासेलिंग, पैरामोटर, कॉम्बैट फ्री फॉल जिसको स्काई डाइविंग कहा जाता है, बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र, झूला, खाने पीने की चीज़ें, कुछ गीत संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ झलकियाँ ये किया जा रहा है। साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो विविधता स्टॉल्स में इतनी नहीं देखी गई पिछले टाइम में, इस बार हम कुछ विविधता लाने की कोशिश करेंगे और साथ ही डॉग शो भी एक इसका अहम हिस्सा होगा। इसमें सिविलियन को भी अप्लाई किया जाएगा, जैसे बाहर से भी लोग आगे अप्लाई कर सकते हैं, इस मेले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर एक आदमी जो आगरा क्षेत्र का है और जो बाहर से भी आना चाहता है, सभी के लिए ये मेला खुला है और इसमें अपना स्टॉल लगा सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, मनोरंजन प्राप्त कर सकता है। बच्चे सभी के लिए ये खुला है। हमारी तरफ से तो एक कल्चरल प्रोग्राम होगा और एक स्टॉल लगेगा जिसमें बच्चे जो उन्होंने पूरे साल जो चीज़ें बनाई हैं और दिवाली से स्पेशली रिलेटेड लाइक दिए, कैंडल, उसका एक स्टॉल लगेगा। इसके अलावा दूसरे स्कूलों के बच्चों को भी आपने इनवाइट किया है स्टॉल लगाने के लिए? हाँ जी, वो सब इट्स फ्री फॉर ऑल, जिसको लगाना है वो लगा सकते हैं। कितने स्कूल और आ रहे हैं स्कूल में? 4 से 5 जो हमारे कैंट के स्कूल हैं मोस्टली वही आएंगे। आगामी 14 से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली 60वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता की व्यवस्था पूर्ण की जा चुकी है, जिसको लेकर एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में हॉकी के कोच सहित माध्यमिक के आला अधिकारी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। आगामी 14 अक्टूबर से 60वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 4 दिवसीय आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 18 मंडलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं प्रतियोगिता का उद्घाटन मंगलवार को राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त शिव कुमार राठौर द्वारा किया जाएगा। स्टेडियम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मंडलीय उप शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा ने विस्तार से कार्यक्रम की जानकारियों से अवगत कराया। 60वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में हमारे यहाँ कुल 77 टीमें यहाँ पर प्रतिभाग कर रही हैं और उन टीमों के साथ में 154 कोच और मैनेजर प्रतिभाग कर रहे हैं। उनके साथ में 1232 लगभग हमारे खिलाड़ी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी जो ठहरने की व्यवस्था है वो हमारे 5 बॉयज़ कॉलेज में और 3 गर्ल्स कॉलेजों में यहाँ पर की गई है और ये पूरी प्रतियोगिता 6 ग्राउंड्स इसके लिए तैयार कराए गए हैं, उस पर की जाएगी। कुल 164 यहाँ पर जो मैचेस होने को मिलेंगे, क्योंकि यह प्रतियोगिता लीग मैचेस भी होंगे तो लंबे समय तक चलेगी।
किस तरह की तैयारी की गई है ताकि किसी भी तरह की कौन सी खास सेलिब्रिटी 60वीं माध्यमिक हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन में ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि हमारे जो निर्णायक हों वो पारदर्शी निर्णय लें और इसी के क्रम में इंटरनेशनल प्लेयर हैं श्री सुबोध खांडेकर जी, नेशनल प्लेयर श्री संजय गौतम जी, श्री कौशलेंद्र पाल सिंह जी जो जिला क्रीड़ा प्रभारी अधिकारी भी हैं रामपुर के, और श्री अमिताभ गौतम जी जैसे नामचीन लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एक अच्छे माहौल में और निष्पक्ष रूप से प्रतियोगिताओं का समयबद्ध आयोजन हो, इसकी पूरी व्यवस्था है। 4 वर्गों में आयोजित हो रही प्रतियोगिता में बालक व बालिका वर्ग के अंडर 14 और 18 वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। बालक अंडर 19 में स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, बालिका अंडर 19 व 14 में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर तथा बालक बालिका अंडर 14 में बेसिक स्कूल की टीमें सहित 77 टीमें प्रतिभाग करेंगी। प्रतियोगिता में 1232 खिलाड़ी तथा 154 टीमें कोच मैनेजर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता को सकुशल आयोजित कराने के लिए 45 निर्णायक एवं रेफरीज को आमंत्रित किया गया है। वहीं लोग कम नॉकआउट के तर्ज पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताएं एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, BD जैन, आगरा कॉलेज ग्राउंड, सेंट जॉन्स के 6 मैदानों पर आयोजित की जाएंगी। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।